आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही शानदार लेक्चर लेने वाला हूं दोस्तों। भारत इतना महान कैसे है? मैंने एक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पे पूरा लेक्चर लिया है। उस पे मिलियंस व्यूज हैं। 1-2 घंटे का वीडियो है और पूरा इतिहास बताया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर अभी तक। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको कुछ और बताऊंगा। आपको पता ना कि भारत अगर चाहे तो अगले 5-6 सालों में वो महान बन सकता है जैसे पहले हुआ करता था। वो क्या चीजें हैं जो हमको करनी पड़ेगी, हम कहां चूक रहे हैं। भारत के ही लोग दूसरे देशों में जाके उनको डेवलप करते हैं, उनको महान बनाते हैं। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा अमेरिका, लेकिन हम ये क्यों नहीं कर रहे हैं? हम आज इसकी बात करेंगे। बहुत जरूरी टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि हम अपनी जो कोर स्ट्रेंथ है वो खोते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट आई थी कि भारत के जो बेस्ट ब्रेन है, ब्रेन ड्रेन उनका ड्रेन हो रहा है, वो बाहर जा रहे हैं। ज्यादातर टॉपर्स बाहर जाना प्रेफर कर रहे हैं, हालांकि कुछ बाहर वापस भी आ रहे हैं। तो हम कहां चूक रहे हैं, हमको क्या करने की जरूरत है? आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत की महानता क्या है। बहुत लोग बोलते हैं ना ऐसे ही, आज मैं आपको बताऊंगा ये बात। इतिहास से भी इसको जोड़ेंगे, पॉलिटिक्स से भी जोड़ेंगे, हर जगह से हम आपको आज ये चीजें बताएंगे। तो इसके लिए हम सीधा सीधा मैप पे चलते हैं। ठीक है, ये है हमारी धरती, ठीक, ये है हमारा भारत। अगर भारत की बात करें, इंडिया, ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है, ये अपने में ही गौरवान्वित करने वाला है। शुरुआत हमारी बहुत पहले से हो गई। महाभारत और रामायण ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये इतिहास है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, 4 महान सिविलाइजेशन, 4 महान सभ्यता की बात करें तो दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन आई सबसे पहले सिंधु घाटी के बगल में। देन देयर वाज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ये पूरा ये जो गोल्डन क्रेसेंट है ना, इसको कवर करती थी। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी टिग्रिस यूफ्रेट्स नदी के किनारे। देन देयर वाज चाइनीज सिविलाइजेशन, चाइना के सिविलाइजेशन येलो रिवर के किनारे। एंड देन देयर वाज इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन नील नदी के किनारे। ये 4 महान सिविलाइजेशन। बाकी अफ्रीकन में भी काफी एम्पायर्स थे, अफ्रीकन सिविलाइजेशन, अमेरिकन सिविलाइजेशन, यहां पे माया, ये एस्टेक एम्पायर, ये पूरा माया नहीं, ये पूरा एस्टेक एम्पायर एक समय महान एम्पायर हुआ करता था। लेकिन दोस्तों, ये जो हमारा भारत है, जब यूरोप जो है वो डेवलप हो रहा था, ठीक है, जब यूरोप के पैर भी नहीं निकले थे, जब यहां पे आदिवासी घुमा करते थे, ये अफ्रीका हो गया, ये अमेरिका हो गया, तब भारत पूरी तरीके से डेवलप हो चुका था। आपको पता है, पूरी तरीके से भारत ने डेवलपमेंट कर लिया था। जब पूरी दुनिया को यह लग रहा था कि नहीं यार, ऐसा हिसाब किताब है ना कि हम महान बनने की कोशिश करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे, तब भारत ऑलरेडी शांति का पाठ पढ़ा रहा था, तब भारत युद्ध का भी पाठ पढ़ा रहा था। भारत में साइंस डेवलप हो चुकी थी, भारत में इकोनॉमी डेवलप हो चुकी थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन बिना मैथ्स के चल सकती है, विदाउट मैथ्स कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए भारत इतना महान है, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले चीजों को हमने समझने की कोशिश की, हमने समझा। लेकिन धीमे धीमे ग्रेजुअली, स्पेशली जब ब्रिटिशर आए, पूरा डिजनरेशन हो गया हमारा। हमको वो चीज समझनी है आज दोबारा। किताबों में भी इस तरीके की महानता को बताया जाए, विजयनगर एम्पायर के बारे में बताया जाए, चोल, चेर, पांड्या, चोलास के बारे में आपको पता है ना, राजेंद्र चोला श्रीलंका तक चले गए, इंडोनेशिया तक चले गए, पूरा साउथ एशिया उनके अंडर 1000 सालों तक राज किया उन्होंने। साउथ का इतिहास आज अलग है, पूरा अलग है, साउथ और नॉर्थ अलग, हजारों से ऊपर लैंग्वेजेस, हर 3-4 किलोमीटर पे कल्चर बदल जाता है, इतनी विविधता, लेकिन फिर भी हम एक। क्यों? क्योंकि हम हैं महान। लेकिन ये रियलाइज करना बड़ा जरूरी है, समझ रहे हो? भारत की शुरुआत हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन से।
भारत आया सिंधु घाटी सभ्यता से, हाईली डेवलप्ड सिविलाइजेशन। आज के लोग फेल हैं। क्या आर्किटेक्चर, आज क्या मैप आज पास करवाओगे यार? क्या गजब का आर्किटेक्ट, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, राइट एंगल्स पे रोड्स कट करती थी, खिलौने तक मिले हैं, टेराकोटा टॉयज तक मिले हैं। समझ रहे हो? भारत को गालियां देने वाले लोग ये चीज समझें। पूरा ये अखंड भारत में पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्योंकि मैं आपको अभी इसको पहले इरेज करता, अच्छा ठीक है, ये पूरा हिल गया। तो आप ये समझिए कि ये पूरा का पूरा एरिया ही, इनफैक्ट जब सम्राट अशोक आए, तो सम्राट अशोक ने क्या किया कि अगर वो चाहते तो यूरोप तक पूरा आसानी से चले जाते। पूरा यूरोप जो है ना, ये वाला एरिया जीत लेते, इनके पास होता सब कुछ। लेकिन सम्राट अशोक ने यह बोला कि ना, हम धर्म के माध्यम से अब प्रचार प्रसार करेंगे। ग्रीस और भारत बहुत समानताएं मिलती हैं। ग्रीक गॉड्स, भारत के गॉड्स, क्यों? आदान प्रदान हुआ, इंडो ग्रीक्स आए, भारत से ज्ञान लिया, सारा ज्ञान भारत से निकला है। अरब स्टूडेंट्स आके ये कहते हैं ना कि साइंस, अलजेब्रा और केमिस्ट्री, अरब्स का बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल सही बात है, अरब्स का योगदान है, लेकिन वो सीख के भारत से गए थे। भारत से अरब ने सीखा और उसके बाद यूरोप से अरब, ये पूरा का पूरा मॉडल यूरोप ने फॉलो किया, और उसके बाद हमारा ही मॉडल चुरा के बोलते कि हमने बनाया। और ये कोई हवाई बातें नहीं है। आप अर्थशास्त्र पढ़ लीजिए, चाणक्य के अर्थशास्त्र पढ़िए, सुश्रुत को पढ़िए, वेदव्यास को पढ़िए, आर्यभट्टा को पढ़िए, सूर्य सिद्धांतिका, इतने हजारों किताबें हैं ना जो बहुत पहले लिखी गई हैं। आपको पता है जब नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया गया था तो लाखों मैन्युस्क्रिप्ट संस्कृत की जल के राख हो गई थी। और अगर आज वो जीवित होती तो आपको ऐसे ऐसे राज पता चलते कि क्या बताएं। और इनफैक्ट संस्कृत इज द एंशिएंट लैंग्वेज। पता है क्यों? क्योंकि एक पूरे के पूरे पेज के सार को संस्कृत समाप्त कर देती है। भागवत गीता संस्कृत में लिखी गई है, श्लोक संस्कृत में लिखे गए हैं। वो 2 लाइन के श्लोक, 4 चौपाइयां, इतनी चीजें आपको बता देंगी, यूनिवर्स के बारे में बता देगी, एनर्जी के बारे में बता देगी, ज्ञान के बारे में बता देंगी। पूरा संसार संस्कृत में है, समझ रहे हो? और जब आप जब हम लिंग्विस्टिक स्टडी भी करते हैं, कंपैरिजन के लिए हम दुनिया भर की भाषाओं का भी अध्ययन करते हैं, तो ग्रीस और इंडियन लैंग्वेज में भी काफी ज्यादा समानता देखने को मिलती है, क्योंकि भारत ट्रेड बहुत पहले से ही करता था। ठीक है, तो संस्कृत बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, और संस्कृत के अभी हजारों मैन्युस्क्रिप्ट ऐसे ही पड़ी हुई है जिनको कभी तक डिकोड ही नहीं किया गया है। लेकिन धीमे धीमे हम इससे दूर जाते जा रहे हैं। हम विश्व गुरु कभी नहीं बन पाएंगे जब तक हम इस तरीके की चीजों को एनालाइज नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। बिल्कुल सही बात है, मॉडर्निटी को हमको एक्सेप्ट करना है, हमको चलना है बिल्कुल दुनिया के साथ। दुनिया आज जैसे जा रही है हमको वैसे ही चलना पड़ेगा। मैं आपको जरा भारत के बारे में बताता हूं, बहुत लोगों को हो सकता है पता ना हो, लेकिन अगर आप भारत के बारे में देखोगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ही फ्लरिशिंग रही। इंडस वैली सिविलाइजेशन लगभग 3400 से 1800 BC तक चला, बिफोर क्राइस्ट तक चला। ठीक है, यानी कि आज से 5500 साल से लेकर लगभग 4000 साल पहले तक। फिर उसके बाद 500 साल क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। देन 1400 से लेकर 1000, इसको लेटर वैदिक पीरियड बोला जाता है। यानी कि आज से 4500 साल पहले से लेकर 3500 साल पहले से लेकर टोटल 2500 साल पहले तक इसको वैदिक पीरियड बोला जाता है। और 3500 साल से पहले से लेकर 3000 साल तक इसको लेटर वैदिक पीरियड बोला जाता है, मतलब अर्ली वैदिक पीरियड बोला जाता है। लेटर बोल रहा हूं, अर्ली वैदिक पीरियड। तो अब इस अर्ली वैदिक पीरियड में मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। आज बहुत दुख की बात है कि भारत में इतनी ज्यादा अनइक्वालिटी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हर कोई इक्वल था। सतयुग समझते हो? सतयुग वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में था। ठीक है, एक बंदा इक्वल, औरतों को इतने राइट्स। क्या आप विश्वास करोगे कि अर्ली वैदिक पीरियड में औरतें जो हैं वो सारे काम करती थी? कौन वाले काम? एडमिनिस्ट्रेशन के काम। औरतों को लीडर बनाया जाता था, पंडित औरतें होती थी, पिन
पिंडदान, कन्यादान, शादी, कोई भी रस्म हो वो औरतें करती थी। दबदबा नहीं था, लेकिन इक्वालिटी थी, मेरिटोक्रेसी थी, औरतों को इतनी ज्यादा ताकत दी गई थी। लेकिन फिर आता है लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में इस दौरान वेद लिखे गए, ठीक है। अब आर्यन इन्वेजन थ्योरी की बहुत बात चलती है, लेकिन आर्यन इन्वेजन थ्योरी सही नहीं है, ये तो ब्रिटिशर लेके आए थे, बिल्कुल गलत है ये। आर्यन इन्वेजन थ्योरी, आर्य मतलब होता है, वेदों में इसका नाम मिलेगा, दैट इज नोबल मेन। ये साउथ के ही लोग थे, है ना। मतलब कहने का मतलब है कि यही के जो नोबेल, जो उच्च कुल का होता था, उन्हीं को ही आर्य बोला जाता था। तो लेटर वैदिक पीरियड में चीजें गलत हो गई, उसमें कास्टिज्म आ गया, बंटवारा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बहुत ही गलत। कुछ ऐसे टेक्स्ट भी लिखे गए जो सही नहीं। देखिए यकीनन, देखिए हिंदुइज्म में ना बहुत सारे टेक्स्ट हैं, मतलब अनगिनत टेक्स्ट है, गिनत वेद, फिर पुराण, फिर इतिहास, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, और आपको सब कुछ यहां पे मिल जाएगा। यकीनन कुछ टेक्स्ट में ऐसी बात है जो शायद सही नहीं है, लेकिन आप उन टेक्स्ट को क्यों महत्व दे रहे हो? जिसमें सही लिखा है उसमें जाओ, भागवत गीता से सोर्स लो, है ना। बहुत वाइड है हिंदुइज्म में, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेड। आज पाकिस्तान वाला एरिया या बांग्लादेश वाला एरिया सब एक्चुअली तो हिंदू ही थे, वो तो बाद में जब इस्लामिज्म आया सब एवरीवन वाज कन्वर्टेड। हालांकि हिंदू कहना सही नहीं रहेगा, मतलब एवरीवन वाज लिविंग देयर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये बात हमको माननी पड़ेगी। जब इस्लाम आया, ठीक है, 632 में, उसके बाद जब इस्लाम का पहला आक्रमण हुआ तो बहुत सारे लोगों ने, जो स्पेशली लोअर कास्ट के थे, उन्होंने इस्लाम को अपनाया। क्यों? क्योंकि भारत में कंडीशन सही नहीं थी। कैसी कंडीशन? जो व्यवहार होता था, है ना, व्यवहार जो है वो निचले लोगों के साथ अच्छा नहीं होता था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर आता है मौर्य साम्राज्य। अब जब मौर्य साम्राज्य, जब मौर्य आए, तो भाई सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने पूरे इंडिया को यूनिफाई कर लिया। और एक चीज और बता दूं, ये जो डिफरेंस था ये सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में था। पूरी दुनिया में आपको ये कास्टिज्म, रेस, ये सब देखने को मिलेगा। मौर्यंस ने जो साम्राज्य है उसको बहुत ज्यादा फैला लिया। अशोक जो है वो पूरा साउथ ईस्ट एशिया, हर जगह अशोक पहुंच गए, और अशोक चाहते तो यूरोप तक भी पहुंच जाते। यहां से हमारी महानता की शुरुआत सब बिहार से निकला, और क्या लोग कितना ज्यादा खुश। देन उसके बाद वक्त आगे बढ़ता है, गुप्ताज आए, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया। हमारा गोल्डन पीरियड शुरू होता है। गुप्ताओं ने बड़े बड़े फिलोसफर्स, राइटर्स, नालंदा यूनिवर्सिटी, हमारे यहां यूनिवर्सिटीज थी, आपको पता है ना, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी वो हैं, दूर दूर से लोग आते थे यहां पे पढ़ने। लाइब्रेरी 4 फ्लोर, 5th फ्लोर, लंबी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, लाइब्रेरी। ऐसा दरबारी इतना इंटेलिजेंट कि कोई जापान से आ रहा है, कोई चीन से आ रहा है, भाई जो ट्रैवलर्स आते हैं वो बताते हैं कि भाई हमने तो ऐसा देखा ही नहीं। यूरोप में भयंकर युद्ध, यूरोप में औरतों को मारा जा रहा है धर्म के नाम पे, लेकिन भारत वॉज वेरी वेरी पीसफुल। हां बिल्कुल, जब भी मुसीबत आई तो हमने लड़ाई की, करेंगे भी, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम आते हैं यहां पे गुप्ताज आए। अब देखिए गुप्ता तो आ गए, लेकिन साउथ में, ये तो पूरा नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया, साउथ में अलग ही कहानी चल रही है। साउथ में चोल, चेरस, पांड्यास, चालुक्यास, पल्लव्स, इन्होंने साउथ को इतना ज्यादा ताकतवर कर लिया, इतना ज्यादा ताकतवर कर लिया कि हिम्मत ही नहीं हुई। पूरी दुनिया की 1/3 जीडीपी अकेले भारत की, 33%। वक्त आगे बढ़ता है, फिर आए मुगल्स। मुगल्स ने भी कुछ भी कही है, लेकिन मुगल्स ने भी भारत को बहुत ऊंचाइयां दी, वो भी भारत को। और देखिए ये सिर्फ कहने की बात है, मुगल्स का परसेंटेज बहुत कम था। जो पूरी सत्ता थी वो तो यहां के राजपूतों के ही हाथ में थी, वो तो और राजाओं के हाथ में थी, क्योंकि उनको पता था कोई भी सभ्यता, अगर मान लीजिए कि मैं ही रूल करने जा रहा हूं कहीं पे, तो जब तक वहां पे लोगों का सपोर्ट ना हो मैं रूल ही नहीं कर सकता। ये सब इनको बात पता थी। फिर मराठा आए।
मराठाओं ने भारत की ख्याति को दूर दूर तक फैला दिया। और जब ब्रिटिशर आए, ब्रिटिशर ने सब काम तमाम कर दिया। महाराजा रंजीत सिंह के बाद सिख एम्पायर एशिया की सबसे बड़ी आर्मी थी। भारत किसी को औकात नहीं थी, अफगानिस्तान को किसी ने नहीं जीता है। अफगानिस्तान ग्रेवयार्ड्स ऑफ एम्पायर्स बोला जाता है। ब्रिटिश ने कोशिश की, गया। रशिया ने कोशिश की, गया, है ना। ब्रिटिश ने तीन एंग्लो अफगान वॉर हुए, एक में भी नहीं जीता ब्रिटिश। जीत गया, वहां होता फिर ये अफगानी भगा देते। रशिया गया, रशियन एम्पायर ने बहुत कोशिश की, नहीं कर पाया। सोवियत अमेरिका गया, अमेरिका भी भागा। सिर्फ भारत, सिर्फ सिख एम्पायर ने अफगानिस्तान तक को अपने कब्जे में कर लिया था। हरि सिंह नालवा के बारे में पढ़िए, महाराजा रंजीत सिंह जीत लिया ये एरिया, यहां का रूलर भैया तुम ही, सजदे तुम्हारे ही करेंगे। इतनी ज्यादा ताकत, इतनी ज्यादा वीरता। सिख एम्पायर, बंद बहादुर, बाबा बंदा सिंह बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जब महासमाधि को प्राप्त होते हैं तो बाबा बंदा सिंह बहादुर सामने आते हैं, मुगलों से लोहा लेते हैं। बाबा बंदा बहादुर ने, समझिए, विद इन फ्यू मंथ्स, 9-10 महीनों के अंदर अंदर 20,000 सिखों की आर्मी क्रिएट कर ली। और आपको पता है मुगल बिल्कुल एकदम फुली इक्विप्ड, आधुनिक हथियार, लोग, सिखों के पास कुछ नहीं। उसके बावजूद 10 बैटल लड़ी, पूरे हरियाणा पंजाब पे बंदा बहादुर का कब्जा हो गया। वो अलग बात है, बाद में उनको फिर पकड़ा, बहुत टॉर्चर किया। ये चीज है। हमारे यहां से धर्म निकले, सारे धर्म। हिंदुइज्म, खैर ये तो एक सोच है, बहुत वाइड है। सिखिज्म, बुद्धिज्म, सबसे पहले बुद्धिज्म, देन जैनिज्म, दोनों पैरेलली। और बुद्धिज्म आज पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, जापान, चाइना में भी, जापान, चाइना और आपका साउथ ईस्ट एशिया हो गया, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बुद्धिज्म को हम सेलिब्रेट करते हैं। सेम गोज विद जैनिज्म, सिखिज्म, देन हिंदुइज्म। ये सारे के सारे धर्म भारत से निकले। इंटेलेक्चुअल लेवल आप देखिए, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि भारत में इतना ज्यादा टैलेंट पला बड़ा है, इतने लोग टैलेंटेड हैं। और अभी मेन चीज तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि किसी की औकात ही नहीं थी कि कुछ कर लें। साउथ में कभी किसी का कब्जा हो ही नहीं सकता था। भारत की ज्योग्राफी ऐसी है, अभी ज्योग्राफी पे भी हम आएंगे, अभी तो खाली इतिहास समझिए आप। लेकिन जब ब्रिटिशर आए, उन्होंने भारत को तोड़ के रख दिया। उन्होंने फूट पड़वाई, मेन उन्होंने फूट डाल दी, डिफरेंट ग्रुप्स में फूट डाल दी। 1909 मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, सेपरेट इलेक्टोरेट, मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दी। फिर उसके बाद हर ग्रुप ने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करना शुरू कर दी। ये बिल्कुल सही बात है कि जो लोअर ग्रुप था उसकी बहुत कंडीशन खराब थी एकदम। भीमराव अंबेडकर आए, फिर उन्होंने सुधारा। तब तक सोसाइटी बहुत डिजनरेट हो गई थी, सोसाइटी में बहुत इविल्स आ गए थे। ये भी सही है, और उनको खत्म करना जरूरी था, खत्म किया भी। लेकिन ब्रिटिशर ने सब लूट के ले गए, वो सब लूट के ले गए। 1/3, 33% जीडीपी। जब ब्रिटिशर गए तो हम माइनस में थे, हमारे पास कुछ नहीं बचा था। कोहिनूर हीरा तक उन्होंने नहीं छोड़ा, वो भी लूट के ले गए। ऐसा हिसाब किताब था। कत्लेआम मचा दिया ब्रिटिशर ने, कत्लेआम। और वो एक एजुकेशन मॉडल लेके आए। ब्रिटिशर का एजुकेशन मॉडल कुछ मामलों में बहुत अच्छा था, मॉडर्निस्टिक व्यू थे, मॉडर्न एजुकेशन बिल्कुल इंट्रोड्यूस हुई। लेकिन कुछ मामलों में बहुत बुरा, उन्होंने पूरे भारत के इतिहास को नकार दिया, मतलब बकवास है ये सब। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता ही है कि अब हम आजाद भारत में हैं, और आजाद भारत इतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया जितना ज्यादा हमको होना चाहिए था। आमतौर पे ग्राफ ऐसे जाता है, लेकिन हमारा ग्राफ ऐसे गया और बाकी सारे देशों का ग्राफ ऐसे था और फिर ऐसे आया है। हम उल्टे चले हैं। लेकिन स्टिल भारत की, आप देखते हैं ना, फॉरेन में भारत की सबसे ज्यादा इज्जत है। क्यों? क्योंकि ये धरती ही गजब की है भाई। भारत में आप मुझे ये बताइए, इंडिया में, इंडिया का ज्योग्राफिकल, चलिए ज्योग्राफी की बात करते हैं। अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया में 2 रिवर सिस्टम है। जिस देश में नदी होती है वो अपने आप डेवलप हो जाता है। नदी, पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है हर चीज के लिए। भारत के 2 रिवर सिस्टम है, एक हिमालय से निकलते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, सिंधु। बहुत बड़ा इनका जो कैचमेंट एरिया है ना, 3-3, जैसे गंगा का तो 3000 स्क्वायर किलोमीटर का है। ठीक है, बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया है। फिर ये पेनिनसुलर इंडिया है, यहां पे इतनी सारी नदियां,
कृष्णा, गोदावरी, गोदावरी सबसे बड़ी नदी है पेनिनसुलर इंडिया की। मतलब अनेकों नदियां, हज़रत कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, पेरियार, इतनी सारी नदियां हैं अनगिनत, नॉर्थ में भी साउथ में भी। भारत की ज्योग्राफी ऐसी है कि आपको कुछ करना ही नहीं है बेटा, आपको करना ही नहीं है कुछ। भारत एक ब्लेस्ड नेशन है, तुमको कुछ नहीं करना है, तुम अपने आप खा सकते हो। खेती 10,000 BC नियोलिथिक रेवोल्यूशन आया, 10,000 साल पहले खेती शुरू हुई। आज भारत में खेती गजब की होती है, नदियां हैं, फर्टाइल रीजन है, और पूरी दुनिया खेती से चलती है। प्राइमरी सेक्टर तो एग्रीकल्चर है ना, यही सबसे तो निकलेगा। दूसरा पॉइंट, ये तो बात नदियों की होगी। दूसरा पॉइंट, भारत का वेदर। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पे आपको सर्दी भी मिलेगी, गर्मी भी मिलेगी, बसंत भी मिलेगी, बारिश भी खूब होगी। हालांकि हमारा वैसे तो मॉनसून टाइप ही क्लाइमेट है, क्योंकि भारत ट्रॉपिक्स और ट्रॉपिक से थोड़ा सा नीचे आता है, ठीक है। ऊपर जो नीचे वाला हिस्सा है वो पूरा ट्रॉपिक्स में आता है, तो बारिश वारिश सब आपको यहां पे मिलेगी। यहां पे आपको रेगिस्तान भी मिलेंगे, 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन है, आपको हिमालय भी मिलेंगे, आपको वनस्पतियां वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स भी मिलेंगे, आपको प्लेन्स भी मिलेंगे, आपको प्लेटू। पूरी दुनिया में जो चीज चाहो वो भारत में मिलेगी। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि भारत को तो बनना ही है महान, और हम महान बने भी। लेकिन आज हम बहुत पीछे होते जा रहे हैं, बहुत पीछे होते जा रहे हैं, कि नहीं। तो भारत की ज्योग्राफी और भारत का कल्चर, बहुत लोग बोलते हैं सेक्युलरिज्म एक गाली है। बेटा तुम समझते ही नहीं हो कुछ। भारत सेक्युलर आज से नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रहा है। सारे धर्मों का स्वागत किया। हम पाकिस्तान नहीं बन सकते, हालांकि पाकिस्तान भी भारत का पार्ट था। वहां पे भी जितने हैं एक्चुअली में कभी ना कभी तो वो या तो क्षत्रिय रहे थे, या तो कश्मीरी पंडित। भाई आधे से ज्यादा लोग तो जो आज बड़े बड़े जैसे देवर कश्मीरी पंडित्स, बाद में उनको कन्वर्ट हुआ, वो अलग चीज है, ठीक है। तो आप ये समझो कि हम सेक्युलर आज से नहीं, सारे धर्मों को हमने स्वागत किया है, सारे धर्मों को हमने अपनाया है, और यही तो हमारी खासियत है। भारत में इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, अनेकों भाषाएं बोली जाती है भारत में। भारत में कल्चर, कहते हैं ना, हर 4-4 किलोमीटर पे कल्चर ही बदल जाता है, आबो हवा बदल जाती है, लेकिन स्टिल यू आर एन इंडियन। हम इस धरती से जुड़े हुए हैं, और यही तो आपको बहुत खास बनाती है। एक प्लेट पे अगर एक जैसा खाना हो तो आपको मजा आएगा। अलग अलग खाने चाहिए ताकि अट्रैक्टिव स्वाद बना रहे और आप हेल्दी हो, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत की ज्योग्राफी ही ऐसी है कि यहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर, लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलेगा, और यही हमारी स्ट्रेंथ है। तो आज जब इतनी नफरत कि अरे सेक्युलरिज्म एक गाली है, बेटा उससे खत्म हो जाओगे। देश खत्म हो चुके हैं, पाकिस्तान खत्म हो गया, देखिए सेंट्रल एशिया में देखिए क्या क्या हो रहा है, लेकिन हम अभी भी बचे हुए हैं। गांधीयन मॉडल को, या हमारे जो सोशलिस्टिक मॉडल थे, इनफैक्ट चाणक्य के जब आइडियाज देखें तो ये यूरोप ने फॉलो किए, हम भूल गए। चाणक्य को इतनी इंपॉर्टेंस ही नहीं दी जाती है भारत के, पता नहीं क्यों। हमारे पास स्टेट मॉडल्स, हमारे पास एवरीथिंग है। अगर आप इतिहास में खोजोगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। हमने ऐसी ऐसी चीजें लिख दी हैं, लेकिन स्टिल बहुत लोग उसको नकार देते हैं। इसको समझने की और इसको करेक्टिफाई करने की जरूरत है, ठीक है। तो एक तो ज्योग्राफी और सेक्युलरिज्म बहुत जरूरी है। भारत हमेशा से ही सेक्युलर रहा है, वो आज से नहीं। जहां युद्ध हुआ वहां हमने युद्ध किया। धर्म कभी खतरे में नहीं हो सकता, आप खतरे में हो। वो है, था, हमेशा रहेगा, कभी नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद टैलेंट। ये जो एम्पायर बने हैं, जितने भी बड़े बड़े एम्पायर्स बने हैं, ये ऐसे तो बने नहीं। ये किसने बनाए? आदमियों ने बनाए, इंसानों ने बनाए, औरतों का काफी बड़ा योगदान रहा है। लेकिन आपने एक चीज मैं आपको बताता हूं, भारतीयों के अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा है। और देखिए, आज मैं यहां पे बात कर रहा हूं, या आप अपने घर में बैठे ये लेक्चर सुन रहे हैं, पूर्वज हमारे जीन्स तो वही वाले हैं ना। अशोक के वंशज ये लेक्चर सुन रहे हो, क्या पता वो खून, वो जीन तो वही है कि नहीं। बहुत सारे लोग जो काफी कुछ कर सकते हैं, दे आर हाईली टैलेंटेड, वो कुछ कर नहीं रहे हैं। यहां पे
मैं आपको यह बता रहा हूं कि भारत में कहां गलती कर दी। 1947 के बाद चीजें ठीक हुई, है ना, लेकिन उसके बाद आप देखो कि जो पॉलिटिक्स है, जहां पे पॉलिटिक्स बहुत बढ़िया रही, वहां पे वो देश आगे बढ़ गया, वो स्टेट आगे बढ़ गया। लेकिन जहां पे पॉलिटिक्स बहुत ही बेकार रही, ये बहुत दुख की बात है कि बिहार और यूपी, ये दो ऐसे राज्य हैं, भारत यहां से निकला, बिहार से निकला, पाटलिपुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र से निकले, लेकिन आज बिहार की यह हालत हो गई है, ऐसी हालत देख के बड़ा दुख होता है। बिहार आज बहुत ही पिछड़े हुए राज्यों में आता है, गरीबी चरम सीमा पे। ऐसा था नहीं बिहार, हाईली डेवलप्ड। यूपी के साथ भी यही, क्योंकि यहाँ की पॉलिटिक्स, हमको ये समझना होगा कि अगर हमको, कहते हैं ना कि अगर हम साथ में नहीं रहेंगे तो साथ में मर जाएंगे। तो अगर हमको आगे बढ़ना है तो पहली बात तो ये डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरीके से हटाना होगा। हमको वही भारत बनाना होगा जो पहले था, क्योंकि ब्लड लाइन वही है बेटा, ब्लड लाइन वही है। कृष्ण देव राया के वंशज बैठे होंगे ये आज भी। अब बहुत जगह आपने ऐसा देखा होगा कि राजा महाराजों के वंशज, आज उनके पास इतना पैसा नहीं है। तो पहली चीज तो ये है कि सबसे पहले हमको ये नफरत, हमको ये जो जात पात के नाम पे पॉलिटिक्स होती है, और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है जो खुद तो बहुत बढ़िया करेंगी लेकिन आपको बेवकूफ बनाएंगी, आपके दिमाग से खेलेंगी, इनको हटाना पड़ेगा। इससे कैसे हो सकता है? एजुकेटेड लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट एजुकेशन, जो इनका रैशनल माइंड हो, जो ये सोच सकते हैं इंडिया नीड लीडर्स, और सिर्फ लीडर्स नहीं, वो लीडर जो भारत को आगे ले जा सके। मैनिफेस्टो आप देखिए, कितने लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं, बल्कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में है, लेकिन कितने लोग बात कर रहे हैं आप मुझे बताइए? कोई नहीं बात कर रहा है। साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या किसी भी मैनिफेस्टो में यह लिखा रहता है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएंगे, या हम आज जो चीजें हो रही हैं, हम बहुत सारी कंपनीज बनाएंगे, हम एंटरप्रेन्योर्स डेवलप करेंगे? ना, बस लोगों को तुमको ये फ्री दे देंगे, तुमको वो फ्री दे देंगे, और लोग इससे खुश भी हो जाते हैं। तो ये हमको नहीं करना है। एजुकेटेड लोगों को, रैशनल माइंड को पॉलिटिक्स में आना होगा, भारत की राजनीति को बदलना होगा, युवाओं को आना होगा राजनीति में, बिल्कुल। और सिर्फ राजनीति नहीं, ब्यूरोक्रेसी में आइए। ये कहते हैं ना सिस्टम बदल नहीं सकता, बिल्कुल बदल सकता है, लेकिन सिस्टम को बदलने के लिए पहले हमको अपनी पॉलिटिक्स, क्योंकि अल्टीमेटली कानून वहीं से बनते हैं, उसको बदलना होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि भारत में विरोध भी बहुत ज्यादा होते हैं। देखिए, विरोध चलता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ अच्छी चीजें होती है, जैसे आप उसको उस सेंस में मत लीजिएगा, डेफिनेटली फार्म लॉज में काफी गलत चीजें थी, लेकिन उसमें कुछ अच्छी चीजें भी थी। अगर वो हम इंप्लीमेंट कर देते तो ठीक हो जाता, लेकिन डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो सही नहीं लग रही थी। लेकिन अगर सरकार किसानों से मिलकर प्रॉपर तरीके से बात करती तो शायद कुछ सोल्यूशन निकल आता। और ऐसे बहुत सारे कानून हैं, जो सही चीजें हैं वो हमको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और उसको लागू करना पड़ेगा। फिर सरकारों की बहुत बड़ी गलती है, एकदम फेल ऑन एवरी मोर्चा। सरकारों को आज ठीक है एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन सरकारों को ऐसे प्रोग्राम लाने पड़ेंगे जो हमारी औरतों को एम्पावर करें, जो नए नए यंग युवाओं को एम्पावर करें। ब्रेन ड्रेन हो रहा है, भारत के बेस्ट माइंड्स जा रहे हैं बाहर। भारत को यह रोकना है, सरकार को यह समझ नहीं आ रही है। सरकार, अभी बजट आया, मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं बजट से, टू बी वेरी फ्रैंक। बजट क्या है? नई नई चीजों की तो बात करी ही नहीं आपने। मिडिल क्लास गया कहां? तो सरकार को यह समझना पड़ेगा कि अगर हमको महान बनना है तो वो स्टेप्स, और इसमें ना सबका भला होगा, उसमें उस सरकार का भी भला होगा। एक तरीके से युवाओं को एम्पावर करना, बढ़िया पॉलिसी बनाना, शानदार कॉलेज खोलना। चलो कॉलेज ना खोले, जो एग्जिस्टिंग कॉलेज है उनका ही फ्रेमवर्क सही कर दो। सरकारी स्कूल, भाई भारत में 60 से 70% लोग सरकारी स्कूल में या गरीब तबके के हैं, तो भाई उनको क्यों एम्पावर नहीं करो? सरकारी स्कूल को सही करो, उस पूरे के पूरे एरिया को डेवलप करो। लेकिन वही चीज है ना कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बाहर चले जाते हैं, वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि
कि भाई हमको कोई लेना देना है नहीं। ये पहले के उसमें नहीं होता था। आज तो पॉलिटिक्स बहुत गंदी हो गई है, लेकिन पहले राम मनोहर लोहिया भले ही जवाहरलाल नेहरू के अगेंस्ट खड़े होते थे, बाद में वो दोनों बैठ के चाय भी पीते थे। जब तक हम साथ में काम नहीं करेंगे तब तक चीजें बदलेगी नहीं। तो इसमें जो अच्छी चीजें हैं हमको उनको भी एक्सेप्ट करना आना चाहिए, सिर्फ अपोज नहीं करना है। एक बहुत ही रैशनल आउटलुक हमको डेवलप करना है, जो पहले के जमाने में था, तभी भारत महान बना। अगला, लीडर्स को कोई भी ऐसी चीज कहने से बचनी चाहिए जो कि देश को गलत डायरेक्शन में ले जाए। ठीक है, उनको ऐसी चीज बोलनी चाहिए जो कि गुटों को पास लेके आए। इससे उनका भी प्रभुत्व बढ़ेगा और लोग भी बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, यह बहुत बड़ी, महान लोगों में ये क्वालिटीज होती हैं। अगला, भारत को मेहनती बनाना पड़ेगा जैसे हम पहले थे। युवाओं में एकदम ये डालिए दिमाग में कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत का मतलब ये नहीं कि फ्यूटाइल हो। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, हमारे जो सरकारी विभाग हैं, सरकारी जॉब सबको चाहिए, लेकिन सरकारी विभाग खैर ठीक है, अब बहुत समय से ये चला आ रहा है, लेकिन रिफॉर्मेशन की जरूरत है। पुलिस रिफॉर्म्स वैसे के वैसे, आलस है हमारे अंदर, आलस है करने, यार छोड़, चल रहा है तो चलने दो। इससे ऊपर उठना है। भगवान राम की बात करते हो, लेकिन भगवान राम की टीचिंग्स कितने लोग फॉलो करते हैं? बहुत कम। यह चीज एक आइडियलिस्टिक स्टेट की तरफ बढ़ना होगा। एग्रीकल्चर, पुलिस, इंडस्ट्रियल एंड स्पेशली स्टार्टअप्स, भारतीय सरकार को टैक्स में छूट देनी पड़ेगी ताकि स्टार्टअप ज्यादा से ज्यादा आए, कंपनीज बड़ी बड़ी बने यहां पे, ताकि ब्रेन ड्रेन ना हो। बेस्ट लोगों को जो भारतीय पहुंच चले गए हैं वहां पे बाहर, उनको वापस बुलाओ और बोलो कि भाई गूगल बनाओ, यहां पे फेसबुक बनाओ, यहां का यूट्यूब बनाओ। महानता हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है, बता तो रहे हैं। हर घर से एक टैलेंट निकल जाए, इतनी ज्यादा है, लेकिन कोई ह्यूमन रिसोर्सेज बर्बाद हो रहे हैं। कोई पंचर बना रहा है, वो इंसान को अगर उस बच्चे को पढ़ाओ तो क्या पता आइंस्टीन निकल जाए। माइकल फेराडे पढ़े लिखे नहीं थे, आपको पता है ना, लेकिन माइकल फेराडे के अंदर इंटेलिजेंस बहुत था। कई बार क्या होता है, उन्होंने अपने हालातों से मुकाबला किया, लेकिन कई बार लोग हालातों से हार जाते हैं। कुछ बड़े टैलेंटेड लोग होते हैं लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। फिर भारत को यह भी समझना पड़ेगा कि लोगों का माइंडसेट कैसे बदले। हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, इनको कैसे आगे लेके आया जाए और इनको कैसे डेवलप किया जाए। अब इनके लिए वही स्कूल्स आर द लॉन्च पैड्स। आप स्कूल बनाओ प्रॉपर तरीके से, सरकारी स्कूल, जैसे अरविंद केजरीवाल ने काम किया, सारे के सारे सरकारी स्कूल्स में बहुत ही बेस्ट टीचर्स लेके आओ। और इसमें हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमको भी सरकार को टैक्स देना चाहिए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। टैक्स बचाना नहीं है। अगर सरकार ये आपसे मांग कर रही है तो आप उनको दो, लेकिन सरकार का भी ये दायित्व बनता है कि उस पैसे से वो समाज का उद्धार करे। आजकल के जमाने में ऐसा इतना हो नहीं रहा है। हमारे अंदर बहुत आलसपना आ गया है कि मतलब लोग एक्टिव नहीं रहे। ये हमको नहीं करना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे हम आगे की तरफ जा सकते हैं। वही जो भारत की जो ग्लोरी है, खो गई है कहीं, उसको दोबारा रिवाइव कर सकते हैं। आज जो अमेरिका कर रहा है वो हम भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए यू नीड रिफॉर्मेशन। अब अगला रिनेसा शुरू हो जाना चाहिए। रिनेसा जब जब आया है, पुनर्जागरण, तब तक क्रांति आ गई है, तो अब पुनर्जागरण युग भारत में शुरू हो। तो भाई मैं तो यही बोलूंगा। फिलहाल और भी बहुत सारी चीजें हैं कहने के लिए, कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपन है। आप भी बताइए और क्या क्या आप चाहते हैं, क्या क्या किस तरीके से आइडियाज दीजिए कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं और सारे मतलब सबको साथ में लेके चल सकते हैं। लेकिन लीडर तो एक ही होगा, वो होगा भारत। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।